अभी शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? इकबालपुर के पास। ठीक है, नोएडा। नोएडा सुना है। ठीक, हम पढ़ने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसी में हम क्या पढ़ रहे हैं ज़रा वो देखो एक बार, हम कहाँ हैं और हमने क्या पढ़ लिया है। टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3-4 क्लास हो चुकी और हमने इसमें क्या टॉपिक पढ़ा फिलहाल अभी? डिफेंस टेक्नोलॉजी। रक्षा प्रौद्योगिकी। टॉपिक एडवांस है और आपको अपनी मेंटेलिटी इस लेवल की रखनी है कि इस पूरे सिलेबस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप पहली बार पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम, और पहली बार पढ़ें दूसरी बार पढ़ें कोई मतलब नहीं, वो ठीक कर देगा एक बार। हमें तो जो भी सिलेबस में है वो सब पढ़ना है, पूरा डीपली पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट हो ना हो। ठीक क्या? तो अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन है? मिसाइल। तो मिसाइल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक। और मिसाइलों के बारे में हमने क्या पढ़ा अब तक? कि मिसाइलें कितने प्रकार की हैं, मिसाइलें हैं क्या। एक तो व्हाट इज मिसाइल्स, ठीक। मिसाइलें कितने प्रकार की होती हैं ये पता लगा, 6-7 प्रकार की मिसाइलें होती हैं, ठीक। फिर अगली बात पढ़ी, मिसाइलों में क्या टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी ऑफ मिसाइल्स, ठीक। मिसाइल में किस प्रकार का प्रोपेलेंट, किस प्रकार का प्रोपेलेंट अर्थात क्या पर्णोदक, जो उन्हें गति देता है, जो उन्हें स्पीड देता है, वो किस प्रकार का होता है। मिसाइलों की प्रौद्योगिकी पर्णोदक, जिससे मिसाइल उड़ती है। और अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? भारत का मिसाइल कार्यक्रम। आइए मैम। भारत का मिसाइल कार्यक्रम व भारतीय मिसाइल। एक काम तुम पे छोड़ रखा है, हो सकता है वो सोमवार को हो, क्या? एयर डिफेंस सिस्टम। कि मिसाइलों की भी एक काट है, इन्हें भी रोक सकते हैं, और वो क्या है? अगर हम एंटी मिसाइल सिस्टम डेवलप कर लें तो कोई हमारे ऊपर एयरक्राफ्ट मिसाइल कुछ भी छोड़ता हो तो हमारी मिसाइल जाकर तुरंत उसे रोक सकती है। संयोग से कल क्या था? ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष का दिन, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को हुआ था। 7 मई 26 में क्या हुआ? 1 साल पूरा। सिन्हा ने बताया हमने 15 पाकिस्तान के विमान मारे, इतने सैन्य अड्डे उड़ाए एटसेट्रा, ठीक। तो वो सब ताकत किसकी है? डिफेंस की पावर। और पिन पॉइंट प्रिसाइजली अटैक किया पाकिस्तान में। तो अभी हम यहाँ हैं, इंडिया का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंडियन मिसाइल, कितने प्रकार की मिसाइलें, उनकी जानकारी। उम्मीद है आपकी इनमें थोड़ी बहुत रुचि होगी, नहीं होगी तो बनानी पड़ेगी। जिस काम के लिए हम आ चुके हैं उसमें सिलेबस रेडी करना पड़ेगा, ठीक। छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी आप नहीं कर रहे हैं। सुनो जरा एक बार 3 मिनट की वीडियो। डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, इसको लेकर जो भव्य तैयारियां हैं वो भी देखने को मिली। इसी को लेकर आपको जानकारी पहुंचाने की देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की रीढ़ बना डीआरडीओ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जहां 1958 में स्थापित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जहां तो देखिए डीआरडीओ को समर्पित एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जब सीमाओं पर खतरे हो तब विज्ञान ढाल बनता है, जब राष्ट्र को शक्ति चाहिए तब रिसर्च हथियार बनती है, और जब आत्मनिर्भरता का संकल्प लिया जाता है तब एक नाम सबसे पहले उभरता है, DRDO। देश की सुरक्षा, सामर्थ्य और स्वाभिमान की वैज्ञानिक शक्ति DRDO आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 जनवरी 1958 में स्थापित हुआ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत को रणनीतिक महाशक्ति बना चुका है। मिसाइल तकनीक में अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली में तेजस लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक रडार ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और साइबर सुरक्षा में DRDO की उपलब्धियां विश्व स्तरीय हैं। कोविड काल में स्वदेशी PPE किट हो या फिर मेडिकल उपकरण विकसित करना, DRDO ने मानवीय सेवा में भी योगदान दिया। आज DRDO न केवल भारत की सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। आज DRDO देश की तीनों सेनाओं की तकनीकी रीढ़ बन चुका है। मिसाइल तकनीक में भारत की ताकत का सबसे बड़ा चेहरा DRDO। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाया और दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास कराया। वायु शक्ति की बात करें तो स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान भारत के एरोस्पेस क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है। तेजस ने साबित कर दिया कि भारत अक्सर रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्माता भी है, और दुनिया के कई देश अब भारत में बने हथियारों को खरीद भी रहे हैं। DRDO ने रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन तकनीक, नाइट विजन डिवाइस और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, अत्याधुनिक हथियार, सर्विलांस सिस्टम और ठंडे इलाकों के लिए विशेष उपकरण DRDO भी दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान DRDO ने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी अग्रणी है। स्वदेशी PPE किट, वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम विकसित कर DRDO ने संकट की घड़ी में देश का साथ दिया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान में DRDO की भूमिका और भी अहम हो गई। निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर DRDO नई तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत रक्षा निर्यातक देश बनने की ओर बढ़ रहा है। DRDO की उपलब्धियां केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संप्रभुता और वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। क्या पता लगा? 1 जनवरी 1958 को आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत ने एक संस्थान बनाया जिसका नाम था DRDO, और DRDO संस्थान भारत के डिफेंस की रीढ़ है। सारे रिसर्च हो, इनोवेशन हो, एटसेट्रा सब कौन देख रहा है? तो आज भारत के डिफेंस सेक्टर में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, मिसाइलों में, एयरक्राफ्ट में, ड्रोन में, साइबर अटैक में, एटसेट्रा में, वो कौन है? DRDO। तो भारत का हमें तो क्या पढ़ना है? मिसाइल कार्यक्रम। लेकिन ये मिसाइल कार्यक्रम बनाया किसने है, पहले उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, कौन है वो? DRDO। तो लिखो DRDO। हम पढ़ रहे हैं भारत का मिसाइल कार्यक्रम और भारत की मिसाइलें, और उसमें जिस संस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन संस्थान है? वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिखो DRDO। DRDO 1 जनवरी 1958 को स्थापित, इस्टेब्लिश ऑन 1 जनवरी 1958। कितने साल हो चुके हैं? 70 साल हो जाएंगे 2028 में। ठीक क्या? अभी 68 ईयर्स के आसपास हो चुके हैं, 69 ईयर्स चल रहे हैं। ठीक, और मनाता है अपना फाउंडेशन डे 1 जनवरी को, नए साल के ऊपर। ठीक, तो इस देश के विकास में, खास तौर से डिफेंस के विकास में किसका योगदान है? DRDO का। तो DRDO बनाई थी एक संस्था, कारण यह था उस समय देश में कोई प्राइवेट संस्थाएं नहीं थी, तो सारी जिम्मेदारी सरकार पे अपने ऊपर उठाई हुई थी। और सरकार जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, लिखना मत, सेकंड 5 ईयर प्लान जो आई थी 1951 से 56 तक, इसमें एक प्रोग्राम लेके आई थी 1956 में, क्या कि अब जिन क्षेत्रों में सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है वहाँ सरकार अपनी कंपनियां बनाएगी। तो 1956 में सरकार एक कंसेप्ट लेके आई थी PSU का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, कि सरकारी कंपनियां बनेंगी और ये सरकारी कंपनियां देश के विकास को आगे बढ़ाएंगी। ठीक,
तो इसी तरह डिफेंस सेक्टर में कंपनी बनाओ। तो डिफेंस सेक्टर में जो कंपनी बनाई वो क्या थी, एक संस्था बनाई प्रॉपरली, और कौन थी, DRDO, और इसने अपना काम शुरू किया। आज क्या हाल है DRDO के, लिखो जरा। DRDO का सचिव, DRDO का सचिव रक्षा मंत्रालय के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, रक्षा मंत्रालय के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की भूमिका निभाता है। द सेक्रेटरी ऑफ DRDO प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ play the important role of chief scientist advisor of Ministry of Defense। Ministry of Defense मतलब क्या, जो DRDO का सेक्रेटरी होगा वो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार होगा, हमें कौन कौन से हथियार बनाने हैं, ये सारा काम डिफेंस से करेगा। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार, क्या होगा इसका, ये चीफ साइंटिस्ट मुख्य एडवाइजर, यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार होगा किसका, रक्षा मंत्रालय का। तो यानी रक्षा मंत्रालय की और हथियार निर्माण के बीच की जो कड़ी है वो कौन है, DRDO, और जो इसका सेक्रेटरी है वो रक्षा मंत्रालय का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार होगा। लिखो सेकंड पॉइंट। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा अनुसंधान और विकास करना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव for the development of weapons and research। अब सारे काम यही कर रहा है स्टार्टिंग से, और इसकी 2-4 नहीं, पूरे भारत में लैबोरेटरी हैं, टेस्टिंग रेंज हैं, और आज भारत के लगभग 66% वेपन बना के भारत सरकार की तीनों सेनाओं को देना, ये काम कौन कर रहा है, DRDO। यह वर्तमान में 65% रक्षा आपूर्ति करता है। इट सप्लाइज 65% डिफेंस इक्विपमेंट टू डिफेंस फोर्सेस। यह सेनाओं की 65% रक्षा आपूर्ति करता है। एक तो हमारी सेनाओं को बना के दे रहा है सामान, कितना, 65%, यानी कुछ 35% सामान ऐसे हैं जो ये नहीं बना के दे पा रहा है, उनके लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं, फाइटर प्लेन्स के लिए एटसेट्रा के लिए। तो हमारी सेनाओं को तो दे रहा है 65%, और जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस का, डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत का रिकॉर्ड है 38,000 करोड़ रुपए। डिफेंस एक्सपोर्ट 2025-26 कितना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, 38,000 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट जिसके दम पे चल रहा है, कौन है वो, DRDO। यानी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का कितना, 88% जो डेवलप करता है वो कौन है, DRDO। देखो, यह भारतीय रक्षा निर्यात का 88%, निर्मित करता है। इट प्रोवाइड 88% ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट। और भारत का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है, ये रहा डाटा, कितना है,
इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़। तो भारत आहिस्ता आहिस्ता क्या बन रहा है, एक डिफेंस एक्सपोर्ट निर्यात करता देश। और वर्तमान में भारत का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये का है। Presently, India's defense export is 38,424 करोड़ रुपीस। कहाँ थे हम 2013-14 में? केवल कितना, 686 करोड़। ब्रैकेट में ये बात कहीं लिखो, कितने गुना बढ़ा है, 56 गुना। तो 56 टाइम्स, 56 टाइम्स ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में। ठीक, ये कारण क्या है, DRDO इत्यादि संस्थाओं का रोल जो इस सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। सोर्स कौन है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार ने दिया है। तो 38,000 करोड़ हमारा क्या है, डिफेंस का एक्सपोर्ट, जिसमें 88% कौन कर रहा है कंट्रीब्यूट, DRDO एंड इट्स लेबोरेटरीज। तो ऐसी कौन लेबोरेटरी हैं जो 65% हथियार बना के सेनाओं को देती हैं, और जब देश इतना एक्सपोर्ट करता है तो उसमें भी क्या करते हैं कंट्रीब्यूट, 88% का। लिखो, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो, हर संस्थान का कोई मोटो, कोई थीम होता है, तो इसका मोटो या आदर्श वाक्य, मोटो आदर्श वाक्य, बलस्य मूलम विज्ञान। इसके इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे, बलस्य मूलम विज्ञान, कि बल का मूल विज्ञान है, बलस्य मूलम विज्ञान। ये सब कोट करने वाली चीज़ें IAS के मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, बलस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम लिखो। वर्तमान में इसकी 53 प्रयोगशालाएं हैं। Presently, DRDO has 53 specialized laboratories, and its first mission was Indigo in 1960। और इसका पहला मिशन इंडिगो था जो 1960 में चलाया गया। पहला मिशन इंडिगो था जो 1960 में चलाया गया। यानी सबसे पहले इसका एक मिशन चला 1960 में, क्या नाम था उसका, इंडिगो, लेकिन मिशन फेल हो गया। यानी क्या करना था इसमें हमें, इसके तहत सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल बनानी थी, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल बनानी थी। बट इट फेल्ड। इट्स ऑब्जेक्टिव टू डेवलप ए सरफेस टू एयर मिसाइल, बट इट फेल्ड। इसके तहत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनानी थी जो असफल रही, बना नहीं पाए। तो स्टार्टिंग में कोई भी काम हो वो तुरंत सफल हो जाए ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया के साइंटिस्टों को और संस्थाओं को सबको झेलना पड़ा है, बहुत सारी असफलताओं से सफलता मिलती है। ठीक, आगे वर्तमान में इसमें लगभग 50,000 व्यक्ति कार्य करते हैं और 5,000 से अधिक वैज्ञानिक। Presently, it had more than 50,000 employee, in which 5,000 scientists। इसमें 50,000 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें से 5,000 वैज्ञानिक हैं। तो अब हमने पहली बात पढ़ ली, DRDO क्या है, ये कब बना था, 1 जनवरी 1958 को। और इसका सेक्रेटरी क्या होता है, गृह मंत्रालय का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। और ये देश की सेनाओं की 65% रक्षा आपूर्ति करता है, डिफेंस सप्लाई। देश के एक्सपोर्ट का 88% योगदान देता है देश के रक्षा निर्यात में। जो रक्षा निर्यात कितना है वो हमने देख लिया। ठीक, 50,000 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, जिनमें से 5,000 तो कौन है, रक्षा वैज्ञानिक साइंटिस्ट।
ठीक। इसका पहला प्रोजेक्ट था 1960 का इंडिगो, जो क्या हो गया था, फेल। और आज भारत जहां रक्षा निर्यात क्षेत्र में है उसके रीढ़ या आत्मा कौन है, DRDO। पहली बात तो पूरी, इतनी बात में कोई दिक्कत। अब चलते हैं इससे आगे। अब DRDO ने ही सब कुछ डेवलप किया और बहुत सारी गलतियां करके सीखा। जैसे पहला प्रोजेक्ट किया, ये फेल हुआ, अब फिर ये लेके आता है दूसरा प्रोजेक्ट। क्या, यानी भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम था, इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारतीय मिसाइल विकास कार्यक्रम। मिसाइल का हिंदी नाम मैंने आपको बता दिया, प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र, ठीक। तो भारतीय प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, लेकिन मिसाइल लिख दो तब भी कोई बात नहीं है, जो फेमस नाम है। तो ये कार्यक्रम सबसे पहले चला प्रोजेक्ट का नाम क्या था, इंडिगो, और जो क्या था, सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से वायु में मार करने वाली। लेकिन ये क्या हो गया, असफल, फेल हो गया। तो फिर ये दूसरा प्रोग्राम लेके आए 1972 में, बहुत सारी तैयारियां करने के बाद। और ये जो दूसरा प्रोग्राम आया, ये क्या था, सुनना ध्यान से जरा। भारत में इसरो एक रॉकेट बना रही थी स्पेस में उपग्रह को भेजने के लिए। रॉकेट का नाम क्या था जी, SLV-3। SLV-3 यानी स्पेस में हमें उपग्रह भेजने थे और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एक रॉकेट। और वो रॉकेट कौन सा था, SLV-3। तो अब जब ये रॉकेट बना तो मिसाइलों की रफ्तार और तेज हो गई। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम चलाया था कि मिसाइल बनाते हैं, तो पता लगा मिसाइल बनाना मजाक खेल नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, जो मिसाइल का मेन चीज़ है उसका इंजन, उसका डेवलपमेंट, वो सामानों कैसे लेके जाएगी हाई स्पीड से। तो यहाँ चला था इससे पहले, ये तो बात है 1980 की। 1972 में एक प्रोजेक्ट चला, ये तो प्रोजेक्ट इंडिगो था, फेल हुआ। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट डेविल। डेविल लिखो जरा, 1972 प्रोजेक्ट डेविल। हमें क्या करना था इसके तहत, मध्यम दूरी की मिसाइल का विकास करना था। मध्यम दूरी, मीडियम रेंज मिसाइल डेवलपमेंट। मध्यम दूरी की मिसाइलों का विकास करने के लिए हमें अधिक दूरी की मिसाइल की ज़रूरत उस समय नहीं थी। दुश्मन क्षेत्र के पास जाके अपनी मिसाइल छोड़ दो, और टारगेट पे हमारे कौन सा देश था, ओनली पाकिस्तान। क्योंकि 1971 में आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो गया था, इसे उठे बता दिए क्या बोल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई थी, और जब वार हुई थी तो आपको हथियार तो चाहिए होंगे, तो मिसाइल डेवलप करो दमादम, दुश्मन देश को घातक हथियारों से नुकसान पहुंचेगा। तो क्या चलाया हमने 72 में, तुरंत एकदम युद्ध के बाद, प्रोजेक्ट डेविल। और क्या कर रहे थे इससे हम, मध्यम दूरी की मिसाइलों का विकास। लेकिन विकास हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मिसाइलों के लिए क्या चाहिए, एक बेहतरीन रॉकेट इस प्रकार का, जिस पे हम क्या करें, जिसमें इंजन लगाएं, ईंधन भरें, और इस स्पेस में क्या रख दें, वॉरहेड, कोई विस्फोटक, परमाणु बम, कुछ भी अन्य। तो उसके लिए ये चाहिए सामान, तो ये हमसे बन नहीं पा रहा। तो फिर हमने, जब हमारा SLV-3 सफल हो गया और वो रॉकेट हमने सफलतापूर्वक बना लिया, उड़ा के देख लिया, तो तब हम क्या लेके आते हैं, SLV-3 की सफलता 1979 में शुरू हुआ था और 80 में सफल हो गया। और इसके सफल होते ही भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल दोनों के द्वार खुल गए कि इसी रॉकेट को बनाएंगे अपनी मिसाइल, ऊपर से उपग्रह हटाएंगे और क्या रखेंगे। तो इसी प्रोजेक्ट में स्पेस के साइंटिस्ट तो जुड़े हुए थे ही, साथ में कौन जुड़े हुए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
कि सब मिलके एक रॉकेट पे काम करते हैं, ये अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ेगा और प्लस क्या करेगा, हमारी मिसाइलों के लिए भी एक आधार बनेगा। तो आज भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम है वो जिस पे टिका हुआ है वो कौन था, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसका नाम क्या था। तो यहाँ तो इसके बाद जो अगला यान आता है उसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो आज भारत के लोअर अर्थ ऑर्बिट में बुरा छोड़ने की रीढ़ या आधार है। वही रॉकेट आज तक क्या छोड़ रहा है, हमारे उपग्रह। और इसका जब वर्तन हम मिसाइल में लेके आए तो फिर हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया। लिखो यहाँ पे ये बात नोट कर लो, 1980 SLV-3 का विकास, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप बाय इसरो, इसरो के द्वारा SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का विकास किया गया, जिसमें कौन जुड़े हुए थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इस प्रोजेक्ट का काम देख रहे थे। किस लिए, कि तुम रॉकेट बनाओगे तो हम इसे किस में करें कन्वर्ट, और जब ये सफलतापूर्वक बन गया, ये भी रातों रात नहीं बना, इसमें बहुत लंबा टाइम लगा। इससे पहले कौन कौन रॉकेट थे, बिल्कुल मत बोलना भाई, अब तो इसे बोलना पड़ेगा। इसे ये बात पढ़ा रखी मैंने, पढ़ा रखी क्या पक्की बात। अब बताओ बाबू जरा, इसमें कौन कौन से रॉकेट थे। इससे पहले ये तो तीसरा रॉकेट था, इससे पहले 2 रॉकेट और थे जी, GSLV, बोलना पड़ेगा इसे। सबसे पहले बनाया SLV रॉकेट, जिसका काम ये था कि किसी भी उपग्रह को ऊपर रखते हैं तो उसे कहाँ तक लेके चला जाए, कहाँ तक, कितनी ऊंचाई, कितने किलोग्राम टू द पॉइंट। इसे नंबर लाना, पापा बांट देख रहे इसकी भी। जी 40 किलोग्राम का वजन उठा के बस 150 किलोमीटर तक चला जाए तो रॉकेट सफल। और फिर इसका अगला वर्जन लेके आए, तो अब इसका जो अगला वर्जन आया ASLV, क्या नाम था, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी एक क्या था, प्रयोग करने वाला यान, एक्चुअल यान नहीं, टेस्ट कर रहे थे कि इससे एडवांस बनाते हैं अब। तो जब इससे एडवांस बनाया तो क्या बनाया, कितना किलोग्राम, कि 40 से लेके 150 किलोग्राम तक का तो वजन उठा दें और उसे कहाँ तक पहुँचाना है, 400 किलोमीटर तक पहुँचाना है। तो जब 400 किलोमीटर तक पहुँच जाएगा तो इसका मतलब अब ठीक है। और हम बना क्या रहे थे, मीडियम रेंज की मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक वार कर दे, तो उपग्रह ऊपर लेके जाएगा, डायरेक्शन बदलेंगे इसकी, वो कहाँ लेके जाएगा, हथियारों कहीं और। तो जब इसमें सफलता मिल गई SLV-3 में, तब हमने एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया भारत के मिसाइलों के लिए ही। क्या था वो प्रोग्राम, जिसके हेड बनाए हमने कौन, APJ अब्दुल कलाम। तो फिर चलाता है भारत इससे आगे अपना मिसाइल कार्यक्रम। ये था माइलस्टोन 1983 में, ठीक है, IGMDP। तो अब लिखो 1983 और कौन, IGMDP। यहाँ से शुरू होता है भारत का मिसाइल कार्यक्रम जबरदस्त रूप में। क्या है,
इंटीग्रेटेड कैसी मिसाइल? गाइडेड, जिससे आप गाइड कर सकते हो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, एटसेट्रा, इसका पाथ क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी। गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी जी सर ये 1983 में शुरू हुआ था और 2008 तक ये कंप्लीट हुआ। इसके सबसे पहले इसमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि और नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइल्स बनी। फिर इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल बनी और उसके बाद क्रूज मिसाइल बनी। जिसका रिसेंट अभी अपडेट है इसमें प्रोजेक्ट कुशा। और प्रोजेक्ट कुशा ध्यान रखना जरा। सर जो प्रोजेक्ट कुशा है ये एक लॉन्ग डिस्टेंस एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें अग्निसिख जो रिसेंट में है इसका टेस्ट होने वाला है अभी। यहाँ पे इसके रिसेंट अपडेट्स हैं। अभी इसका लेटेस्ट है प्रोजेक्ट कुशा। मुझे लिखवाना आपको है तुरंत अभी। पहले चलते हैं बैकग्राउंड में कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था, हिंदी में इसका नाम एकीकृत, ठीक। गाइड का मतलब क्या होता है? निर्देशित। मिसाइल विकास कार्यक्रम। यूनिफाइड यानी बहुत सारी मिसाइलें बनाएंगे इकट्ठी एक साथ ही। रॉकेट हमारे हाथ लग गया है, उसके नए नए वर्जन बनाने हैं, कोई 100 किलोमीटर का, कोई 200, कोई 500, कुछ ऐसे। तो जो मिसाइलें हमने इसमें बनाई उनका एक कोड है। क्या कोड है ये? पटना। तो जो मिसाइलें IGMDB प्रोग्राम के तहत बनाई गई हैं वो कैसी हैं? पटना। P4 पृथ्वी, कौन, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो ये 5 मिसाइलें बनाई गई IGMDB प्रोग्राम के तहत। अब इन सारों के बारे में हमें लिखना है। पृथ्वी, तो पृथ्वी कौन? पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, अग्नि 1 से लेके और 6 तक, ऐसे त्रिशूल, ऐसे नाग। नाग का नाम क्या दे दिया फिलहाल? एक नया वर्जन हेलिना, ठीक, जो छोड़ते हैं हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर वर्जन का नाम है हेलिना। और आकाश, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिसाइलों में से एक है आकाश। और ये प्रोग्राम था भारतीय मिसाइल कार्यक्रम की रीढ़ या जनक, जहाँ से मिसाइल सफलतापूर्वक बनना शुरू हुई और अब मिसाइलें फेल नहीं हुई और भारत दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावरों में से एक बना। दुनिया की आज अगर टॉप 4 मिसाइल पावर्स का नाम आएगा तो इंडिया कहाँ मिलेगा उसमें? 3 नंबर के पास। अमेरिका, रूस, चीन, इसके बाद अगर वर्ल्ड में कोई है तो वो कौन है? इंडिया। अमेरिका, रूस और चीन जो टॉप के 3 देश हैं। और कुछ मिसाइलों में तो पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ भारत का नहीं है। दुनिया में ऐसे कम ही देश है जिनके पास इस टक्कर की मिसाइलें हैं, जैसे ब्रह्मोस एंड आकाश। 2 मिसाइलें खास तौर से, और बहुत सारी हैं लेकिन 2 तो ऐसी पिन पॉइंट मिसाइलें बहुत कम मिलती हैं जिनके पास कुछ खास कैपेबिलिटीज़ हैं जो ऐसा हमला कर सकती हैं। मिसाइलों का नेविगेशन कैसे काम करता है? What kind of weapon is a missile? First, it flies long distances on its own using an engine. There are jet engines and rocket engines. Missile propulsion systems consist of jet engines that use liquid fuel and rockets that use solid fuel. A jet engine compresses air and sprays fuel to burn it, generating thrust. मिसाइलों के अंदर एक जेट इंजन होता है जो बहुत तेजी से ईंधन को जला के बाहर फेंकता है और मिसाइलों को आगे बढ़ने में सहायता करता है। इसे कहते हैं प्रोपेलेंट या प्रणोदक, जिसके कारण से मिसाइल उड़ती है और तेज़ रफ्तार से उड़ती है। कौन टेक्नोलॉजी है? जेट इंजन। जब ये जेट इंजन और फास्ट हो जाए तो बोलते हैं टर्बोजेट।
टर्बोजेट। ठीक, अचानक से पूरी ताकत लगा देने वाला इंजन कहलाता है क्या? टर्बोजेट। जब ये इंजन एक लिमिट पर पहुंच जाए तो टर्बोजेट सिस्टम फेल और इसका नया वर्जन शुरू देखना आगे, उसे कहते हैं रैमजेट। अब इंजन अगली ओर से हवा लेगा और उसी से सांस लेके ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा, जलाएगा और बहुत रफ्तार से उड़ेगा, और उसी का एडवांस वर्जन है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट देखो जरा। Thrust. A rocket engine burns internal propellant to generate thrust. A missile also contains a guidance system that guides it to the target. The guidance अब मिसाइलों के पास एक तो अपना इंजन है जिसे बोलते हैं प्रोपेलेंट, और एक गाइडेंस सिस्टम। मिसाइल कहाँ जानी है, कहाँ अटैक करवाना है, कौन बताएगा? गाइडिंग सिस्टम। ये जो गाइडिंग सिस्टम है कई प्रकार का होता है। system calculates the information obtained from various sensors to control the missile. Sensors include infrared detectors or radar, and it contains a warhead that can destroy the target. The difference between a missile and a rocket is that the missile has a warhead. This warhead is activated by a fuse. The first missiles used in actual combat in modern warfare were the V-1 and V-2. The V-1 and V-2 were developed in Germany during World War II. The V-1 missile flew using a simplified jet engine called a pulse jet engine. Let's briefly look at the structure of the pulse jet engine. First, air and fuel enter the combustion chamber through the air intake. A spark plug is used to दुनिया की पहली मिसाइलें जर्मनी ने भी बनाई थी, जिसमें क्या लगा हुआ था? जेट इंजन। इनका नाम था V1 और V2। Then, the exhaust gas is expelled outward, generating jets like a heartbeat. A top that doesn't spin falls over quickly if the ये खास यंत्र जो आपके हमारे सबके फ़ोन में है, और क्या नाम है इसका? गायरोस्कोप। अगर ये चलने का नहीं तो ये स्थिर नहीं रह सकता। अगर ये एक बार चल जाए तो चलने के बाद किसी भी क्षेत्र में इसे घुमा दो, ये गिरने का नहीं। ठीक, हर समय जो मिसाइल उसे क्या रखेगा? स्टडी, बिल्कुल एकदम पोजीशन में। किसी प्रकार से, जैसे हमारे फ़ोन की स्क्रीन बदलती रहती है बार बार, उसे कौन बदलता है? गायरोस्कोप नाम का यंत्र, जो मिसाइलों गाइडेंस में बहुत मेन रोल प्ले करता है। it doesn't fall. What happens if you tilt the floor while Tiki Top is spinning? Will the top also tilt at the same angle as the floor? No, it doesn't. Like this, a fast spinning top experiences inertia that keeps its rotation state. This inertia, called the gyroscopic effect, allows measurement of angle. मिसाइलों को गाइड करने के लिए, उन्हें गाइडिंग पाथ पे रखने के लिए एक सिस्टम का नाम होता है इनर्शिया, जो उसे हर हाल में स्थिर रखती है। तुमने नाम सुना होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। न्यूटन के 3 नियम हैं। जो पहला नियम है वो क्या है? द लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई चीज़ उसी स्टेट में रहेगी, स्थिति में ही, जब तक उसे कोई बाहर से फोर्स ना डाल दी जाए। तो जो एक सिस्टम है जो मिसाइलों गाइडिंग करता है, उसमें एक क्या है? इनर्शियल सिस्टम, जो 2 सिस्टम से चलता है। एक तो कौन है? ये गायरोस्कोप, जो मिसाइलों को हर समय क्या रखता है? सीधा। और सेकंड क्या होता है? एक्सीलरोमीटर, एक्सीलेटर देना, तेज कम करना। और उसमें क्या लगा हुआ है? एक पेंडुलम। ये पेंडुलम स्पीड देते ही कहाँ जाएगा? पीछे की ओर को। तो मिसाइल अपने आप कैलकुलेट करेगी कि स्पीड बढ़ गई, हमें कहाँ जाना है, और कम स्पीड होते कहाँ जाएगा? आगे को। तो एक पेंडुलम से कनेक्ट है एक्सीलरोमीटर। तो इनर्शियल सिस्टम और एक्सीलरोमीटर सिस्टम। An angular velocity. At the rear, there is TNT explosive and a fuel tank. There is a device that controls the fuel or speed much, where the C, they can fly as low as about 5 meters. Also developed in Germany during World War II. The V-2 missile flew using a rocket that contained in it provides the oxygen. They are mixed. Hollow space can एक चीज़ में और दिखानी है मुझे बस। अब अगर कोई मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो तो एक निश्चित पाथ पे जाएगी, दैट्स ऑल। जिस मिसाइल का प्रक्षेपण पथ या जो उसका पाथ है, लॉन्चिंग पाथ, अगर वो एक स्टडी सेम पाथ रहता है, कैसे मिटाई जाती है? उसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक,
Ballistic trajectory. A ballistic missile is a missile that flies in this kind of parabolic path. At the start of launch, it ascends using the power of a rocket engine. Once all the fuel is depleted, it continues flying by inertia and then falls under the force of gravity. The V-2 missile flew using an inertial navigation system. This data is calculated by a computer in the guidance system, allowing it to determine how far the missile has flown. Since the inertial navigation system calculates internally within the missile, it is not affected by jamming signals. For this reason, modern missiles also use it as a basic navigation system. Today's inertial navigation systems are semiconductor-sized. The warhead contains TNT, explosives. Ethanol and liquid oxygen are used as fuel. A turbopump is used to draw in the propellant and ignite it. The V-2 rose to the stratosphere at a height of 80 kilometers, a function of directing. There are two methods that assist the inertial navigation radio signals from satellites. Terrain reference अब तुमने navigation. सुना एक मिसाइल तो ऐसी थी जिसमें उसे गाइड करने के लिए एक सिस्टम था, इनर्शियल गाइडिंग सिस्टम, जिसमें दो चीज़ थी। क्या? एक तो गायरोस्कोप जो हर हाल में उसे क्या रखे बिल्कुल सीधा, और एक एक्सीलरोमीटर जो उसे स्पीड कंट्रोल करवाए। तो उसकी पोजीशन और इसकी स्पीड का जो कंट्रोल है मिसाइल खुद करे अपने आप अपने सेंसर से। वो कौन सिस्टम था? इनर्शियल सिस्टम। और एक में सिस्टम में मिसाइल किससे हो रही है कंट्रोल? मिसाइल कंट्रोल कौन कर रहा है? जीपीएस, उपग्रह से कनेक्ट है मिसाइल और वो हो रही है गाइड। लेकिन क्या नुकसान है? कोई हैक कर सकता है, सिग्नल काट सकता है और मिसाइल रास्ता भटक सकती है। लेकिन जो इनर्शियल है उसे कोई हैक नहीं कर सकता, मिसाइल का अपना खुद का सिस्टम है। ठीक। Navigation guidance. Reference navigation was from satellites. Terrain reference navigation is a method of flying while scanning the surrounding terrain. There are two types. Terrain control. अब एक थर्ड सिस्टम है। एक तो इनर्शियल सिस्टम है जो मिसाइल को गाइड करता है। सेकंड सिस्टम का नाम क्या है? जीपीएस। उपग्रह से होती है कंट्रोल, उसमें सैटेलाइट उपकरण लगे हुए हैं, जीपीएस, जो उसे गाइडिंग करते हैं कहाँ कहाँ जाना है। लेकिन खतरा है उसके हैक होने का या डिस्ट्रक्शन होने का। लेकिन एक थर्ड सिस्टम है, उड़ती हुई मिसाइल जो नीचे टेरेन है, जो सतह है, इसे स्कैन करती है और इसके बने हुए मैप अपने सिस्टम में भरती है और फिर आगे बढ़ते हुए अपने खुद के कंप्यूटर से क्या करती है? अपना डायरेक्शन तय करती है और दुश्मन का जो टारगेट है उसे लॉक करती है। तो अब जैसी सतह होगी ये उड़ेगी उसी हिसाब से धरती के बहुत नज़दीक। ऐसी मिसाइलें कहलाती हैं क्या? क्रूज मिसाइल है। टेरेन काउंटर मैचिंग। टेरेन काउंटर मैचिंग क्या करती है? डिजिटली स्कैन और अब मैच करती है किस पहाड़ी में किस पिन पॉइंट पे हमें हमला करना है। Matching, which flies by measuring the elevation of the terrain. And digital scene matching, area correlation, which flies by analyzing the shape of the terrain. The terrain contour matching method measures terrain elevation at regular intervals using a radar altimeter. The measured values are compared to pre-stored data in the missile as it flies. Digital scene matching area correlation takes images of the ground using a digital camera mounted under the missile and compares them with pre-stored images in the missile. मिसाइल में पहले से ही हमने टारगेट के सारे मैप वगैरह सब इकट्ठे कर दिए सॉफ्टवेयर में इंक्लूड। लेकिन जब ये अपने रियल के मैप बना रही है अब तो वो इससे मैच कर रही है और अब अपना एक्चुअल पाथ डिसाइड कर रही है। मुझे कहाँ से उड़ना है, कहाँ से मुड़ना है, कौन सी घाटी में जाना है, ऊपर की बजाय कहाँ उड़ना है, धरती के नीचे। टकराने की बिल्कुल नहीं, सेंसर लगा हुआ है। जहाँ पहाड़ी ऊँची होगी वहाँ ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगी, जहाँ नीचे होगी वहाँ खुद नीचे पहुँच जाएगी। तो ये काम बहुत एडवांस मिसाइलें करती हैं। ठीक, हमारी मिसाइलें भी इसी प्रकार की और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मिसाइलें इसी प्रकार की हैं। क्रूज मिसाइलें धरती के उड़ती हैं नज़दीक, सागर के उड़ते हैं बिल्कुल पास, लेकिन टकराने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ जाएंगी? लक्ष्य पे। अपना सब कुछ खुद कंट्रोल करेंगे, अब इसे कोई हैक नहीं कर सकता। और मिसाइल को छोड़ने के बाद भूल जाओ बस। क्या टेक्नोलॉजी है ये? इस तकनीक का नाम है फायर एंड फॉरगॉट, दागो और भूल जाओ। अब मिसाइल अपना सब कुछ खुद कर लेगी लक्ष्य को छोड़ने के लिए। अगर कोई टारगेट मूविंग है, चल रहा है, कोई फाइटर प्लेन हो, कोई टैंक हो, कोई दुश्मन हो, कोई कार हो, अगर उस पर निशाना लगाना है तो कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं लगा सकती क्योंकि टारगेट मूविंग है। ठीक, वो अपना पाथ बार बार नहीं बदल सकती।
लेकिन जो क्रूज मिसाइलें हैं वो तो अपना पाथ बार बार चेंज कर लेंगे, क्योंकि इनके पास तो खुद क्या है, रीएडजस्टमेंट गाइड सिस्टम, जो अपने खुद की मैपिंग और टारगेट को लॉक करके टारगेट में डिफरेंस पैदा कर देगा। अगर सामने 20 टारगेट होंगे तो जिस पे अटैक करवाना है वही इसमें लॉक होगा और ये उसी के पीछे लगी रहेगी। नहीं तो क्या करेगा दुश्मन, भटकाने के लिए 20 कार लेके चलेगा। तो इसमें हमने सब कुछ लगा रखे हैं क्या, पहले ही सेंसर्स, हर बात को पहचानने के लिए। ठीक, Navigation systems have the problem that GPS signals can be jammed by interference. Terrain matching methods are difficult to use in deserts or oceans and can also be affected by weather or changes in time of day. Therefore, missiles basically calculate their position using an inertial navigation system and use satellite navigation or terrain reference navigation as auxiliary systems to correct errors. Next, let's look at command guidance. In command guidance, the missile does not decide how to fly on its own, but instead moves according to external commands. अब एक कमांड गाइडिंग सिस्टम है, हमें आने वाले क्लासों में पढ़ना है। अब इसे हम कमांड दे रहे हैं किसे मारना है, ऐसा क्यों करना पड़ा जी। तुम्हें काम दे रखा था मैंने, क्या, एंटी मिसाइल सिस्टम का जो असली खेल है वो यही है। अब ऊपर टारगेट उड़ रहे हैं बहुत सारे, ऊपर विमान है पता लगा 500, और उन 500 विमान में हमारे विमान भी हैं और किसके विमान हैं, दुश्मन के विमान भी हैं। तो मिसाइल उसमें डिफेंस ना कर पाए किसी कारण से और हमारे विमान को उड़ा दे। ऑपरेशन सिंदूर में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या, धरती पे कमांड सेंटर लगे हुए हैं जिनमें एक तो मुख्य रडार है, एक है क्या, उससे गाइड और करने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम पूरा, और एक में लगी हुई है मिसाइलें जो फायर होंगी। तो ये स्कैन कर रहा है 400 किलोमीटर तक सब कुछ, और जितने भी टारगेट इसमें आ चुके हैं, क्लोज इकट्ठे हो चुके हैं, अब ये सब में ये तय कर सकता है कौन सा भारत का यान है, फ्रेंडली कंट्री, और कौन है एनिमी। कैसे, ये कुछ स्पेशल तरंगे छोड़ेगा जिनसे कुछ स्पेशल कोड जनरेट होंगे, और उन कोड को अगर यान हमारा है तो ट्रांसमिट करेगा और ये उसे कैलकुलेट कर लेगा कि ये तो हमारा है। इसमें एक स्विच है स्पेशल, जिसे कहते हैं एनिमी स्विच, अगर वो दबा दिया तभी ये काम करेगा ये वाला, नहीं तो आसमान की हर चीज़ को अगर वो ऑफ है तो ये टारगेट पे ले लेगा। हमसे क्या गलती हुई, ऑपरेशन सिंदूर में यही गलती हुई। सीमाओं के ऊपर हमारा एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जिसमें बेहतरीन पायलट और अधिकारी थे, हमला करने वाले सैनिक थे, और इसमें क्या ने दबा रखा था, एनिमी स्विच, और इसने वही टारगेट पे ले लिया और अपने हेलीकॉप्टर में मिसाइल मार के वही मार दिया। 8 सैनिक ऑन द स्पॉट खत्म। अब जिसकी ये गलती थी, बाद में सेना की इंक्वायरी बैठी और क्या हुआ, उनका कोर्ट मार्शल, सब बर्खास्त किए गए कि ये गलती ऐसी नहीं, किसी की जान चली गई और आपने वार जोन में अपना ही लॉस कर दिया अपनी मिसाइल से। ठीक, यानी, और पाकिस्तान ने तुरंत, अगर तुम टीवी देख रहे थे, तुरंत क्या कहा कि हमने उड़ाया इसे, जबकि गलती किसकी थी, वो अपनी खुद की ही। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, खास तौर से एंटी मिसाइल, जिसमें रडार स्कैन करके मिसाइल को गाइड करता है कि अब उसे टारगेट पे किसे लेना है। ऊपर बहुत सारे टारगेट्स हैं, ड्रोन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, दूसरी मिसाइलें हैं, एटसेट्रा। तो अगर कोई धरती से कमांड करके मिसाइलों को गाइडिंग पाथ देता है तो क्या कहलाता है, कमांड गाइडेड सिस्टम। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, एंटी मिसाइल सिस्टम के अंदर। There are radars that track the missile and radars that track the target. A computer analyzes this information and sends commands to guide the missile. There is also a method of guiding the missile by aiming radar or an optical sight at the target. A similar method is beam riding guidance, which uses a laser beam to guide the missile. Command guidance has the advantage of simplifying the missile's internal structure, but has the drawback that it is difficult to use when the target is far away or out of line of sight. लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। अगर दुश्मन इसकी रडार और एटसेट्रा की रेंज में नहीं है तो ये पकड़ नहीं सकता उसे। ठीक, क्या, यानी रडार उसे तभी पकड़ पाएगा जब वो कहाँ हो, ऊपर, और उसकी रेंज में हो। तो अक्सर दुश्मन देश के आदमी जब कभी हमला करने आते हैं, तुमने शायद मूवी देखी या तुमने जानकारी नहीं प्राप्त की, जिस दिन अमेरिका ने हमला किया किसके ऊपर, ओसामा बिन लादेन के ऊपर, तो 2 लड़ाकू विमान 2 हेलीकॉप्टरों में
कहाँ से उड़े वो लोग? जलालाबाद, अफगानिस्तान से, और बिल्कुल घाटियों में नीचे रहते हुए उड़ते रहे ताकि कोई रडार हमें पकड़ ना पाए और हमें टारगेट पे ना ले लें। आए भी, एक हेलीकॉप्टर ऑन द स्पॉट खराब हो गया, उसे विस्फोटक लगा के उड़ाया और किसे उठा के ले गए मार के? ओसामा लादेन को, और बाकी सबको वहीं बांध के चले गए, आवश्यक सामग्री सब उठा के ले गए उसकी हर चीज़ को। तो कहाँ उड़े हैं? नीचे। तो अटैक करते समय कभी कभी उड़ना पड़ता है बहुत नीचे, तो उसे गाइड करने के लिए रहते हैं क्या? अलग अलग सिस्टम। Lastly, there is Homing guidance. Homing guidance means that the missile directly finds and pursues the target. Various अब types of- मिसाइल को किसी थर्ड ऑब्जेक्ट से कंट्रोल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिसाइल में खुद एक सिस्टम लगा हुआ है, या तो ये सामने वाले इंजन की जो हीट है इसे पकड़ रही है, ऐसी मिसाइलों के कहते हैं हीट सीकिंग मिसाइल, जो हीट को फॉलो करती है और जब तक इसे नहीं मारने की पीछे लगी रहेगी, चाहे कहीं भाग जाए, जैसे टैंक हो, जैसे कोई एयरक्राफ्ट हो, एटसेट्रा। इन्हें कहते हैं बीम गाइडेड। They're used for homing guidance. First, there is an infrared seeker that tracks the heat of the target. Aircraft are easy to detect using infrared because of the heat generated from their engines. Early infrared seekers could only detect short wavelength infrared radiation from engine heat, so they were easily disrupted by flares released during pursuit. Later, sensors that could detect mid-wavelength infrared were developed, allowing detection of the aircraft's body heat as well. There is an image seeker that captures the appearance of the target directly using a camera. If the appearance of the target is pre-programmed into the missile, the image seeker can identify the shape and attack the target. It is mainly used to attack stationary buildings and is affected by weather, season, and उसके time. इंफ्रारेड में हम टैंक, कोई बिल्डिंग, कुछ भी भर सकते हैं, वो उसे ही खोजेगी, उस पर हमला करेगी। तो इतनी बात तो आपके दिमाग में आ गई There are कि infrared मिसाइलें cameras कैसे that गाइड detect होती both है। heat and images. Infrared cameras have low resolution and have difficulty distinguishing heat rising from the ground. A method like this, where the missile follows signals emitted by the target, is called passive homing guidance. When the missile actively sends out signals to chase the target, it is called active homing guidance. Active homing guidance uses a radar seeker. Radar emits radio waves and detects targets by receiving the reflected waves. Radio waves have longer wavelengths than infrared and propagate better, so they can detect targets at a greater distance. Since the radar must fit inside the missile, its size is small. Therefore, the detection range is also short, around 10 kilometers. Active homing guidance is usually used when the missile is close to the target. There is semi-active homing guidance, which lies between passive and active homing guidance. In this method, the missile does not emit radio waves itself. ये तो आप समझ गए क्या कि मिसाइलें कैसे अपना गाइडिंग पाथ मेंटेन करती है, और इन्हीं मिसाइलों के माध्यम से हमने अपना एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें सबसे मेन कौन है? ये मिसाइलें। तो ये मिसाइलें, चूँकि ये सबसे बड़ा प्रोग्राम ही इसी चीज़ का है, किस बात का? गाइडेड। तो कैसे गाइड होती हैं मिसाइलें? ये सब गाइड मिसाइलें हैं जिन्हें पिन पॉइंट अटैक करने के लिए बनाया गया है। तो इनकी जो शुद्धता है वो कैसी है? अल्टीमेट लेवल की। ये 99.95% क्या होंगी? एक्यूरेट। जहाँ चाहते हो वहीं हमले होंगे। तो अब जो पृथ्वी मिसाइल है इसके बारे में लिखो जरा। अब ये सारी एक के बाद एक। सबसे पहले हेडिंग क्या है? पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल। अब ये 3 मिसाइलें हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। कैसी मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल? ये हमारे लिए एक बहुत विशेष मिसाइल है जिसके हमने बहुत से वर्जन बनाए, अलग अलग रूप में बनाए। ठीक, रियल पिक्चर्स कैसी हैं इस मिसाइल की? ये है वो मिसाइल। कौन? पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1983। उसके अंदर में डेवलप होने वाली सबसे पहली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी मिसाइल, जो उसी रॉकेट को बेंड करके, ट्विस्ट करके, उसमें चेंज करके बनाई गई थी। कौन सा रॉकेट? SLV-3 रॉकेट। और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर बन रही थी? प्रोजेक्ट डेविल। प्रोजेक्ट डेविल।
और बना कौन रही थी? DRDO। रातों रात बन गई? नहीं, 83 से बनते बनते 11 साल लग गए और कब आई? 94 के अंदर डेवलप हो गए। तो पहली फ्लाइट कब हुई? अब ये हर सेनाओं में है। लिखो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 रेंज 150 किलोमीटर, रेंज 150 किलोमीटर। पेलोड कितना भार उठा सकती है? दो ही चीज़ आपको याद रखनी है, इसका पेलोड और इसका वेट कितना है। पेलोड 500 से 1000 किलोग्राम, बस टॉप वाला लिखते हैं हमेशा। तो कितना? 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम बहुत होता है, 1000 किलोग्राम, ठीक क्या? कितना वजन है? 10 क्विंटल। 10 क्विंटल वजन उठा के ले जाए। 1 क्विंटल में कितना है? 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, और ये कितना है? 1000 किलोग्राम, ठीक। पृथ्वी 2, पृथ्वी 2 रेंज 350 किलोमीटर और वेट। अब तुम एक बात पकड़ लो, यदि हम मिसाइलों की रेंज बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ाने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा ईंधन। तो मिसाइलों में अगर आपको ईंधन कम रखना है तो वार हेड बढ़ा दो, अगर रेंज अधिक करनी है तो वार हेड को हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्या भर चुके ऑलरेडी? फ्यूल। तो कितना? 350 किलोमीटर और रेंज 350 किलोमीटर। पेलोड 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, ठीक। रेंज कितनी हो गई? जस्ट डबल। और लोड कितना हो गया? आधा, ठीक। पृथ्वी 3, पृथ्वी 3 350 किलोमीटर और रेंज 1000, वेट पेलोड 1000। अब तीनों के वैरायटी में एक्स्ट्रा बात लिखो। ये 3 वर्जन क्यों बनाने पड़े? क्योंकि आपकी सेनाएं 3 प्रकार की हैं। एक चाहिए आर्मी को, एक चाहिए एयरफोर्स को, और एक चाहिए किसे? नेवी को। तो पृथ्वी 1 किसके लिए है? आर्मी वर्जन, आर्मी वर्जन। पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए है, एयरफोर्स वर्जन, एयरफोर्स वर्जन। और पृथ्वी 3 नेवल वर्जन, जो नौसेना है उसके लिए। तो आर्मी, वायुसेना, नौसेना, इनके लिए है। अब ये कैसी मिसाइल है? बताया था कोई भी मिसाइल जब होगी तो अब ये सब मिसाइल गाइडेड है, बात खत्म, ठीक। तो इस मिसाइल में क्या मिलेगा? इस मिसाइल में यहां तो रखा हुआ है क्या? वार हेड या पेलोड, वार हेड या पेलोड। और ये कौन है? यहां लगे हुए हैं 2 चीज। एक तो कौन भरा हुआ है इसके अंदर, और जो ये चलाएगा वो क्या लगा पड़ा? इंजन। सबसे अगले हिस्से में क्या है इसका? गाइडिंग सिस्टम, जो इसे गाइड करेगा। मिसाइल के अलग अलग पार्ट हैं। सबसे अगले हिस्से में ही बीम गाइडेड हो, जीपीएस हो, इनर्शियल सिस्टम हो, सब कहाँ हैं? आगे। गाइडिंग सिस्टम यानी इसकी नौवहन प्रणाली, जिससे क्या मिलेगा इसे? रास्ता। वार हेड किस प्रकार का हो सकता है? वार हेड 2 प्रकार का, या तो परंपरागत या परमाणु, या तो आप क्या रख सकते हो कि 500 किलोग्राम का एटम बम। मिसाइल होगी तो छोड़ गया, ये बात खत्म हो गई। या क्या इसमें तो कौन आने वाला है? विस्फोटक, जैसे TNT एटसेट्रा। यहां तो होते हैं विस्फोटक अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं जैसे रेड फास्फोरस। अगर दुश्मन पे एक बार अटैक कर दिया तो सारे क्षेत्र में आग लगा देगा, इतना खतरनाक बारूद है। और जहां जहां जो चपेट में आ गया, हड्डियों के पार निकल जाएगा रेड फास्फोरस, छोड़ने का नहीं आदमी को। यानी जल के मरेंगे आदमी बहुत बुरी तरह से। ऐसा इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ऐसे हथियारों का उपयोग क्या है? वार में प्रतिबंधित है। आप जो इतना महाविनाश कर सकते हैं वो नहीं। विस्फोटक लगाओ, कुछ ऐसे हैं
जिसमें एक में से निकलते हैं सैकड़ों चीज़ें। मान लिया ये पूरी बिल्डिंग एक बार में ख़त्म करनी है, तो सबसे ग्राउंड पे अटैक करेंगे और एक ही बार में सारे पिलर विलर तोड़ के बिल्डिंग एकदम स्वाहा, लगते ही खेल खत्म। तो कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हमें उड़ाना है बंकर। तो मिसाइल का कोई भी सामान एकदम से नहीं पटकने का, पहले मिसाइल आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जाएगी, जितना डीप जा सकती है। जैसे GBU-57 नाम का बम जो 200 मीटर नीचे पहुँचता है और तब ब्लास्ट होता है एक के बाद एक और सारे बंकर तोड़ता है, नाम है बंकर बस्टर बम। ठीक क्या, तो इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं वार हेड। और दूसरा कौन होता है, एटम बम, न्यूक्लियर। ठीक, इंजन भी तुमने सुना है कि कई प्रकार के इंजन लगे होते हैं। एक जेट इंजन, जिनमें सबसे एडवांस कौन है, टर्बोजेट, और दूसरे रैमजेट, स्क्रैमजेट। रैमजेट और स्क्रैमजेट। रैमजेट, अगर किसी मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाना है और उसकी गति जो साउंड की गति है उससे 5 गुना अधिक करना है, तो सबसे खतरनाक कौन है, 5 गुना साउंड की स्पीड ऑफ साउंड। तो साउंड की स्पीड कितनी है, 1234.8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड है, साउंड की। इससे 5 गुना ऊपर जाते ही 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो अग्नि 6 वो कितनी है, 30 मैक। अगर कोई चीज़ ध्वनिक गति से चलती हो तो उसे कहते हैं मैक नंबर, और जब ये 5 मैक क्रॉस कर जाए तो क्या कहलाती है, हाइपरसोनिक। अगर ये 5 मैक तक ही हो तो क्या कहलाते हैं उसे, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक। तो इंजन अपना काम करता है उसे हाई स्पीड देने के लिए। अब जो फ्यूल भरते हैं ये फ्यूल भी 2 प्रकार के होते हैं। क्या समझ रहे हैं हम मिसाइलों के बारे में। ठीक, एक फ्यूल तो कैसा फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल, और दूसरा कैसा होता है, 2 ही प्रकार के फ्यूल मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं। जो सबसे इजीली हैंडल हो सकता है वो कौन सा फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल, ठोस ईंधन। इसमें ईंधन ऑलरेडी फैब्रिकेटेड होके कैनिस्टर, नाम सुना कनस्तर, कनस्तरों के अंदर भरा पड़ा है जिसे हम कैनिस्टर कहते हैं, और उठाओ असेंबली करो तुरंत एकदम। अब ये बताओ रोड पे को ऐसी मिसाइल ले फिरोगे सारी बना के, सब देखने लेंगे इसे, ये कहाँ जा रही मिसाइल, ये पाकिस्तान की तरफ ले गए इसे, तो आज क्या करेंगे, इसका छोड़ेंगे उसके ऊपर। ऐसे तो कोई फोटो ले लेगा कि तुम्हारी तरफ मिसाइल लेके आ रहे, कहाँ लाद रखी, ट्रक के अंदर, ऐसा काम नहीं होता। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सब कुछ पार्ट बिल्कुल एकदम गोपनीय चुपचाप लेके जाओ, वहीं खोलो। मिसाइलों के लिए तुमने कभी मिलिट्री का ट्रक ध्यान से देखे हो तो उसमें ड्राइवर के पिछली ओर ये स्पेशल, जैसे जेसीबी में रहता है चैन से वाला, कोई भी सामान उठाने का रखने का सब सिस्टम होता है। तो तुरंत एकदम उठाएगा, एकदम मिसाइलों को असेंबल करेगा। तो कुछ टन की मिसाइल सेकंडों में असेंबल, एकदम कैनिस्टर लगाओ, इंजन रेडी है, तुरंत चालू। यानी ऐसे मोबाइल लॉन्चर से चलते चलते फायर कर देना, ये सब काम क्या होंगे, सुविधाजनक। ये कौन काम करेगा, सॉलिड। जब सॉलिड फ्यूल भरते हैं तो ये क्या होता है, सॉलिड फ्यूल भरने का मतलब है अब वाहन पे आपका कंट्रोल नहीं है। एक बार इग्निशन होते ही ये पूरी ताकत से फूकेगा। जैसे आपने दिवाली पर रॉकेट देखे हैं, एक बार आग लगाओ, रुकने के नहीं जब तक वो सॉलिड बारूद ना फूक जाए। ठीक, तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, अक्सर ये भरा जाता है। ठीक क्या, यानी हाइड्रोजन का एक स्पेशल ईंधन ये भरते हैं सॉलिड फ्यूल के रूप में, जो उसे एकदम से एक्सट्रीम हाई स्पीड दे। और लेकिन जब इस पे करना हो पूरा कंट्रोल तो क्या भरते हैं, लिक्विड फ्यूल। और क्या सामान है ये, UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन प्लस N2O4। तो 2 प्रकार के ईंधन होते हैं इस्तेमाल मिसाइलों के अंदर, एक HTPB और एक UDMH और N2O4, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन।
तो मिसाइलों में कैसा फ्यूल है, कैसा इंजन है, कैसा गाइडिंग सिस्टम है, हमने तुरंत पहले वीडियो देखी अभी कि 4 प्रकार का क्या है हमारे पास गाइडिंग सिस्टम। एक इनर्शियल, मिसाइल के अंदर खुद अपने आप ही वो कर रही है कैलकुलेट, एक जो उसका टेरेन है उसके फोटो खींच रही है और मैचिंग करके टारगेट छांट रही है कहाँ है। उससे पहले वो सारे सामान को स्कैन करने के लिए धरती के कई कई चक्कर काट सकती है, मंडरा सकती है उसके ऊपर, ठीक, और तब टारगेट चूज करेगी और तब मारेगी, ठीक। उसे टारगेट नहीं मिल रहा तो वो ये नहीं कि बहुत देर हो ली मेरा मन कर रहा है इसे फेंक के चले आऊँ, ऐसा नहीं कर सकती। यानी ऐसा हो सकता है कि टारगेट जो उसमें फीड है वो सब कुछ खोजने के बाद मिल ही नहीं रहा है, तो वो वेट करेगी जब तक उसमें फ्यूल होगा, ठीक। और घंटों घंटों मंडरा के, रूस की एक मिसाइल तो 18 घंटे मंडरा सकती है। कितने? सुबह छोड़ दी, शाम तक ढूंढ रही है और शाम के टाइम निकला टारगेट तो शाम को ही मारेगी। तो बस गिर जाए तो फिर वो ब्लास्ट करेगी और उसमें अल्टरनेटिव टारगेट क्या होंगे? अल्टरनेटिव, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो फिर उसका काम जिसके लिए था उसी पर अटैक करना, उस एरिया में आने। क्या मिसाइल से जो फायर एंड फॉरगेट है उसके बाद कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो तो अपना काम करेगी। तो पृथ्वी मिसाइल का पहला वर्जन आर्मी के लिए, दूसरा वर्जन एयरफोर्स के लिए और थर्ड वर्जन किसके लिए बनाया है हमने? नेवल फोर्सेस के लिए। इनमें किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल हो रही है? इतने बातों में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कुछ को गोला बारूद में बड़ा मजा आएगा और कुछ को पता नहीं कहाँ की बात चल पड़ी यार, गिर गई कि आंटी जी मुझे कोई नहीं मिला, मैं तो आपके सिर पे फूटूंगी। ऐसा नहीं होता कुछ भी ठीक क्या? मिसाइल ऐसे घूम के वापस थोड़ा आ जाने वाली। बहुत हाई स्पीड की बात चल रही है, सेकंडों में सब कुछ उड़ेगा और ऐसे बात कात करने का कोई टाइम नहीं मिलने का, ठीक क्या? ये क्या नहीं चल रहा? वीडियो गेम, ठीक, जिसमें आदमी अभी मरा 2 मिनट में फिर जिंदा हो जाए। यहाँ तो रियल वार चल रही है, बारूद पटक रहे हैं। तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 मिसाइल, इट इज ए सिंगल स्टेज, इट इज ए सिंगल स्टेज सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। यह एक चरणीय द्रव ईंधन से चलने वाली मिसाइल है। ब्रैकेट में कौन? पृथ्वी 1 एंड पृथ्वी 2। पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 क्या है? ये सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। लेकिन जो पृथ्वी 3 है इसका नेक्स्ट वर्जन है, वो किस पे चलता है? 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट। लिक्विड रॉकेट की एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है? तुरंत असेंबल करना बड़ा मुश्किल है और एकदम से मिसाइल बनने में घंटों लग जाते हैं। और जो सॉलिड फ्यूल है कुछ नहीं, कैनिस्टर फ्यूल के रखे हुए हैं, एकदम असेंबल करो, जोड़ो, काम खत्म, तुरंत तैयार। और वार जोन में टाइम क्या होता है? सबसे मेन चीज़ कि दुश्मन के टारगेट पे, ऊपर उड़ते हुए यान पे आपके बहुत सारे टारगेट हैं कि कहाँ से मिसाइल छूटी है, अब आपको अगली मिसाइल यहाँ से नहीं छोड़नी, यहाँ से भागो तुरंत, एकदम कहीं और चलो, कोई सेफ जगह, कहीं झाड़ियों में, कहीं अन्य, कहीं नीचे, और तब हमला करेंगे हम। नहीं तो एक बार छूटते ही लोकेशन डिस्क्लोज, अगली मिसाइल यहाँ से नहीं, वो फिर कहीं और से आएगी, तो बदलना पड़ता है बार बार। इसलिए कहाँ रखते हैं? मोबाइल लॉन्चर्स के ऊपर। आपने क्या देखी होगी 26 जनवरी वाली परेड, उसमें सब कहाँ रखते हैं? एक चलता हुआ वाहन है, उस पर मिसाइल रखी हुई है। तो पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 इज ए 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट, 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट। पृथ्वी 3 2 चरणों की ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल है। अब अगला पॉइंट इसी में, इट इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। यह सतह से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल है। इसे 1994 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। अब पृथ्वी मिसाइल उस दौर में तो सफल थी, लेकिन आज के दौर में इतनी सफल नहीं हुई, तो हमने इसका एक नया वर्जन बनाया है। और वर्जन कौन है? वो प्रहार। ठीक, लिखो जरा।
पृथ्वी मिसाइल रिप्लेस बाय न्यू वर्जन प्रहार। पृथ्वी मिसाइल का नया संस्करण प्रहार है। कौन है ये मिसाइल? प्रहार, विच इज सॉलिड फ्यूल बेस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जो सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी क्रूज ने कहा कौन मिसाइल है ये? बैलिस्टिक, एक निश्चित पाथ पे जाएंगी बस, ठीक, बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो भी कमियां थी उसकी वो दूर करके हमने नया वर्जन बनाया है, ठीक। वार है 250 किलोग्राम, वो क्या लेके जा रही थी? 150 किलोग्राम तक, और कुछ जिसकी रेंज ठीक ठाक थी वो 500 किलोग्राम तक, तो हमने वो कुछ कम किया है। वार हेड वेट 250 किलोग्राम और रेंज 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर में बिल्कुल एक्यूरेसी से अटैक करने के लिए हमने क्या किया है? इसे और रिफाइंड किया है। कौन? पृथ्वी मिसाइल को। अब पृथ्वी मिसाइल के ही हमने कुछ नए वर्जन बनाए हैं और जिन्होंने भारत को सब कुछ बदल के रख दिया है। क्या है ये बात लिखनी पड़ेगी यहीं पे ही। अब भारत सरकार ने इसी पृथ्वी मिसाइल से अपना कुछ नया डेवलप किया है। जैसे भारत के ऊपर कोई हमला करना चाहता हो तो ये इनविजिबल सिस्टम है, ये है नीचे इंडिया। हमने ऊपर के एटमॉस्फेयर को लेयर्स में बांट दिया है। क्या कहा है कि ये लेयर है 80 किलोमीटर की ऊंचाई की और ये लेयर है 30 किलोमीटर की ऊंचाई की। तो इसी पृथ्वी 2 मिसाइल का, किसका नाम लिया? पृथ्वी 2 मिसाइल का हमने एक नया वर्जन बनाया है कि उसे कहते हैं क्या? पृथ्वी एयर डिफेंस एंड एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस एंड एडवांस एयर डिफेंस। देखो जरा, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। अब जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्हें रोकने के लिए हमने इस मिसाइल को स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। पृथ्वी एयर डिफेंस, जो सेकंडों में दूसरी मिसाइल को रोक सकती है, मिड एयर में ही, जो भारत का सबसे पहला एयर डिफेंस सिस्टम है। Dear Shopify store owners, with the right shipping app, the order fulfillment process can be streamlined. Carrier calculated rates offer accurate shipping costs at checkout, while automatic generation of carrier shipping labels can save significant effort. In addition, customers can track shipments and भारत की एक ऐसी मिसाइल जो किसी भी अपकमिंग मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की। यह भारत की DRDO द्वारा विकसित एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो 80 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को साल 2006 में टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट के बाद भारत अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अब इसे एक स्पेशल नाम दिया हमने, जैसे सब अपना नाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है अपनी मिसाइल सिस्टम को थाड़, कोई कह रहा है क्या आयरन डोम। तो हमने भी इसे नाम दिया है इंडिया में। क्या नाम दिया है? प्रद्युम्न। और इसे क्या नाम दिया है? अश्विन। तो अश्विन किसका नाम है? जरा ये मैप बनाओ एकदम और 2 मिसाइलों का नाम लिखो। अब मैक 5 की स्पीड से, ध्वनि गति से भी 5 गुना फास्ट स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंडिया में एंटर करना चाहता हो किसी भी सीमाओं से, हो सकता है वो कोई फाइटर प्लेन हो सकता है वो कोई ड्रोन हो, कोई मिसाइल हो, हेलीकॉप्टर हो,
कुछ भी हो A to Z, इसका रडार जो धरती पे खड़ा हुआ है वो सब कुछ स्कैन कर रहा है। इससे अटैच है इसका मेन कंप्यूटर और सिस्टम जो सब कुछ कैलिब्रेट कर रहा है, जनरेटर से पावर हो रही है उसे। और यहाँ लगी हुई है क्या, यहाँ लगी हुई हैं मिसाइलें एक ट्रक के अंदर, और रडार मैप करेगा, चेक करेगा उसे, और ये उसे देगा गाइडिंग कि हाँ अब किसे उड़ाना है। ऊपर हो सकता है 20 सामान हो। तो मैंने क्या बताया है, इसमें खास बात है ये एनिमी को पहचान सकती है और अपने में डिफेंस कर सकती है। एक ही साथ ले सकती है 20-20, 30-30 को टारगेट पे, एकदम 20-30, और एकदम से किसी एक टारगेट के लिए क्या छोड़ेगी ये, 2 मिसाइलें। जो पहली मिसाइल है वो उसे कहाँ मारेगी, एक्सोस्फीयर या 80 किलोमीटर की रेंज पे, ताकि इसका मलबा भी यहाँ ना आ जाए। अगर कोई मिसाइल 80 किलोमीटर पर मार गिराते हैं तो उसका मलबा भी खामखा नीचे नहीं गिरने वाला, इतना वो आएगा सब नष्ट हो चुका होगा एटमॉस्फेयर में ही। ठीक, अगर उसे हमारे घर के ऊपर ही फोड़ोगे तो हम तो मरने ही मरने हैं, वो अपने आप भी गिरने वाली, तुमने ही गिर दिया तो वो काम नहीं चलने वाला। तो इसे कहा 80 किलोमीटर की रेंज के ऊपर ही दूसरी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब भारत ने ये सब टेस्ट कर दिए हैं और ये पावर्स इसके पास है, यानी ये कर सकती है किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट। तो ये है भारत का क्या, एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम। एंटी मिसाइलों को भारत में आने से रोकने के लिए, और क्या नाम दिया गया है इसका, पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसमें पृथ्वी मिसाइल के टेस्ट करके उसे डेवलप कर रहे हैं मिसाइलों को मारने के लिए। अब ये बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो उसे पकड़ने के लिए सामान की स्पीड कितनी चाहिए, कम से कम इससे 4-5 गुना ज़्यादा तेज। यानी जो सामान उड़े ये उससे भाग ना पाए। क्या रखी स्पीड, 5 मैक की, ध्वनि गति से 5 गुना तेज, लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पहली मिसाइल चली 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, लेकिन आज के एयरक्राफ्ट में, दूसरी मिसाइलों में इस प्रकार का सिस्टम है कि वो अपनी बचाव प्रणाली का इस्तेमाल करके बच सकती हैं और चकमा दे सकती हैं मारने वाली मिसाइलों को। तो अगर ये मिसाइल बच गई और वो उसके बाद भी आगे बढ़ी, तो जो सेकंड मिसाइल है वो फायर होगी, और वो कहाँ मारेगी उसे, लास्ट पॉइंट है 30 किलोमीटर का। यानी उसका नाम क्या रखा गया है, एडवांस एयर डिफेंस। ये कैसी है, शॉर्ट रेंज मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल। और ये भी कैसी है, शॉर्ट रेंज मिसाइल, एक 80 किलोमीटर पे, एक 30 किलोमीटर पे। और क्या नाम है इसका, अश्विन। तो जिस सुदर्शन चक्र को भारत विकसित कर रहा है, 2035 तक क्या बनाने वाला है, एक अदृश्य सुरक्षा कवच। कोई भारत में हमला ना कर पाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। किसके लिए, चाहे ठिकाने नागरिक हो। अगर किसी ने टिहरी डैम तोड़ दिया फिर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना, हम तो खुद ही मर जाएंगे। पानी मिलने वाला है कहीं मीटर, ये बिल्डिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म, यहाँ से लेके दिल्ली तक इतना पानी वहाँ है, जिसमें 2.5 महीने क्या चली हो, गंगा नदी एक तरफा, और तब जाके वो भरा गया है। तो उसमें कितना पानी होगा। और वो पानी जैसे कहाँ से आने वाला है, यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर है वो डैम। तो वो डैम हमने बना रखा है इस हिसाब से कि 11 की तीव्रता वाला भूकंप भी आ जाए उसे तोड़ ना पाए। लेकिन जब एक मिसाइल लगी और वो आया तो ये सारे शहर जितने भी ऊपर के हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे सामानों की रक्षा करनी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा हमें, ऐसे सिविलियन ठिकानों पे, उद्योगों पे एंटी मिसाइल सिस्टम। तो चाहे ठिकाने नागरिक हों और चाहे कौन हो, सैन्य ठिकाने हैं। हमारे सबसे नज़दीक का एयर बेस कौन है, सरसावा और हिंडन गाजियाबाद। सरसावा और हिंडन गाजियाबाद। तो अटैक पे कौन होंगे, यही 2 चीज़ें। जब भी कोई दूसरी एयरफोर्स अटैक करेगी तो सबसे पहला हमला है कहाँ, जो मिलिट्री बेस है, खास तौर से एयर बेस, चाहे पुंछ का हो चाहे अन्य का, चाहे कहाँ का हो, लुधियाना का, अम्बाला का, अम्बाला एयरबेस बहुत बड़ा एयरबेस है नॉर्थ इंडिया का। तो इन सब की सुरक्षा क्या चाहिए हमें, इस प्रकार के सिस्टम लगा रखे हैं चारों तरफ। कोई भी इनके चारों तरफ आएगा तो उसे मिनटों में उड़ाएंगे। ये काम कौन कर रहा है, चाहे ठिकाने नागरिक हों और चाहे सैन्य। कौन, प्रद्युम्न और अश्विन। तो ये मैप बना के 2 लाइन लिखो बस। पृथ्वी 2 मिसाइल के माध्यम से भारत पृथ्वी 2 मिसाइल के माध्यम से भारत
अपनी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है, अपनी मिसाइल सुरक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इंडिया आल्सो डेवलप देयर ओन एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया आल्सो डेवलप देयर ओन एयर डिफेंस सिस्टम बाय यूजिंग पृथ्वी 2 मिसाइल, जिसे पृथ्वी एयर डिफेंस ब्रैकेट में 80 किलोमीटर प्रद्युम्न नाम दिया गया है और 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एडवांस एयर डिफेंस और अश्विन नाम दिया गया है, अश्विन नाम दिया गया है। तो एक नाम मिलेगा आपको BMD, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये दोनों ही भारत के मिसाइल रक्षा प्रणाली का भाग है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये दोनों ही भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली का भाग है, BMD। जिनकी गति 5 मैक की है, जिनकी गति 5 मैक की है। और इनका जो रडार है वो भी दुनिया का बहुत एडवांस रडार है। यहाँ नहीं, अगर पाकिस्तान में 1500 किलोमीटर दूर भी कोई सामान उड़ेगा तो रडार सेकंडों में पकड़ लेगा। स्पेशल रडार है, क्या नाम है रडार का? स्वॉर्डफिश। इसमें स्वॉर्डफिश नामक अत्याधुनिक रडार उपयोग में लिया गया है। इट यूज वर्ल्ड मोस्ट एडवांस स्वॉर्डफिश रडार, स्वॉर्डफिश रडार, एंड इट्स अपग्रेड रेंज इज 1500 किलोमीटर, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। बताओ S-400 कितनी है? 400 किलोमीटर। और तुम्हारे वाले कितनी है? 1500 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? ज़बरदस्त। लेकिन अभी ये सब कुछ बिल्कुल ऑपरेशन नहीं है, अभी टेस्ट फेज में है। तो हमें इसे अब क्या करना है? अपग्रेड। और इसी के लिए अभी 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने, कब? ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या? सुदर्शन चक्र नाम का एक मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत को 2 स्टेज में, एक पहली स्टेज, एक दूसरी स्टेज। पहली स्टेज में तो 2030 तक क्या करना है भारत को? 2030 तक अपना सुरक्षा कवच बनाना है, फेज 1, और इसे पूरा करना है 2035 तक। उसमें इसी प्रकार की मिसाइल होंगी, लेकिन खुद की डेवलप की हुई होंगी, इंडिजिनसली डेवलप, इंडिजिनसली डेवलप। स्वदेशी मिसाइलों के माध्यम से 2035 तक भारत को क्या करना है? किसी भी बाह्य हमले से पूर्ण सुरक्षा। किसकी? नागरिक ठिकानों की भी और सैन्य ठिकानों की भी। अटैक दिल्ली पे सबसे पहले होगा, राष्ट्रपति भवन पे होगा, ताजमहल पे होगा, नागरिक ठिकाना है, ठीक। तो इन सभी करनी सुरक्षा। 1971 वो टाइम था जब सारे ताजमहल को, इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे चांदनी रात होती है तो संगमरमर चमकता है, एक अलग व्यू आता है, और ऊपर उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट क्या कर सकता है? इसका टारगेट, निशाना लगा सकता है इसके ऊपर। हमें 1971 में सारे ताजमहल पे काले कपड़े ढकने पड़े, पूरा ब्लैकआउट, क्या ना ले देखो इसे टारगेट पे। पूरे शहर के उस हिस्से क्या करनी पड़ी? बिजली काटनी पड़ी कि कोई वहाँ एक लाइट न जला दे, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण टारगेट जहाँ से किसी को आय होती है। आधा आगरा किससे खा रहा है? ताजमहल से अपना जीवन चला रहा है, तो उसे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो ऐसे ठिकाने करने पड़ते हैं सुरक्षित। उन सब के लिए भविष्य में क्या होने वाला है? सुदर्शन चक्र, भारत का अदृश्य सुरक्षा कवच, जो 2035 में क्या होगा? तैयार। उसमें मेन किसका रोल होगा? इनका, पृथ्वी एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, प्रद्युम्न और अश्विन का, अपना खुद का S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम। इतनी बात में कोई दिक्कत? ये सभी मिसाइलें पृथ्वी कैसी हैं? लघु दूरी या मध्यम दूरी की। देखो, पृथ्वी मिसाइल लघु और मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, लघु और मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं। पृथ्वी मिसाइल आर
शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मिसाइल, शॉर्ट एंड मीडियम रेंज मिसाइल। अब किसकी बात लिखो, अग्नि, अग्नि मिसाइल। ये भारत का पूरा प्राइड है, भारत का गर्व। अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4, 5, 6 जो अभी टेस्ट होने वाली है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक, सबके बारे में वही 2 बात सबसे पहले लिखनी है। क्या है 2 बातें? एक तो रेंज और दूसरा क्या, पेलोड, कितना भार उठा सकती हैं और क्या इनकी रेंज है। तो अग्नि 1, एक मोटी बात तुम ध्यान रखना, 1 की रेंज 1000, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6। तो मोटी सी बात तो ये है कि रेंज इनके नाम के अनुसार ही है। ठीक, लिख लो जरा। अग्नि 1 की रेंज 1000 किलोमीटर, रेंज 1000 किलोमीटर और भार भी 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम का विस्फोटक एक शहर का आधा हिस्सा उड़ा देगा, इतना खतरनाक सामान है यह। ठीक, यानी अगर एक एयरबेस उड़ाना हो तो एक मिसाइल उड़ा देगी पूरा एयरबेस, इतना बड़ा हिस्सा उड़ा देगी उसका, और गड्ढा कर रही कम से कम 20 मीटर गहरा, यानी इतना हैवी विस्फोट होगा। 1000 किलोग्राम। आगे 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और ये जो कहते हूँ 1000 किलोग्राम। अग्नि 3, 3000 किलोमीटर, और ये जो कहता हूँ बढ़ा के हमने कितना किया इसे, 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम। अग्नि 4, 4000 किलोग्राम, 4000 मीटर, 1000। एक 1000 किलोग्राम। अग्नि 5, 5000 किलोमीटर और 1500। और अग्नि 6, अग्नि 6 एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही इंडिया की सबसे बड़ी मिसाइल है, जिसकी रेंज है 6000 से 12000 किलोमीटर तक, जिसका टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है, 10 से 12 साल से। अग्नि 6 इंडिया की ICBM, अगर किसी भी मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक है, 5000 क्रॉस करते ही, तो वो कैसी मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे हमला करने में सक्षम। तो रेंज कहाँ तक पहुँच सकती है, 12000 किलोमीटर तक रेंज। ठीक, और स्पीड कितनी है, मैक 24, 24 मैक की स्पीड। 24 मैक की स्पीड कितनी बैठती है, 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा। अग्नि 6 के बारे में एक आध बात एक्स्ट्रा लिख लो जरा। अग्नि 6 स्पीड 24 मैक, 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा, पलक झपकते ही दुश्मन बचे ना, चंद सेकंडों में अटैक करे। 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 मैक की स्पीड, रेंज 6 से 12,000 किलोमीटर। ठीक, और जिस टेक्नोलॉजी से अग्नि 3 के बाद जितनी भी मिसाइलें हैं उनका रेडियस कितना बड़ा है, 2 मीटर से ज़्यादा। अगर किसी मिसाइल का रेडियस 2 मीटर से अधिक हो तो उसी एक मिसाइल पे क्या रख सकते हैं, मल्टी वॉरहेड, एक साथ बहुत सारे वॉरहेड, और मिसाइल तो उड़े एक और एक में से निकले 20। ये काम कौन कर सकती है, जैसे रामायण में राम के तीर, नमस्ते क्या एक छोड़ा, एक में से 20, 20 के 20,
पता नहीं क्या से क्या बन जाए। वही खेल कहाँ है, यहाँ 10 से 11 MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल बैलिस्टिक मिसाइल है। यहां से उड़ेगी, स्पेस में जाएगी, उड़ने के बाद एकदम से आएंगे 11 टारगेट 11 लोकेशन पे, और सब अलग अलग अपना काम करेंगे। तो एक मिसाइल में ही लगभग 11 मिसाइलें हैं, इसे रोकना असंभव है। 10 से 11 वारहेड, परंपरागत और परमाणु दोनों, यानी न्यूक्लियर वेपन हो चाहे बारूद हो, दोनों। 4 स्टेज, यह 4 चरणों वाली मिसाइल है। 4 स्टेज, ठीक। मैनोवरेबल, यानी जब यह एंट्री करती है स्पेस से और वायुमंडल में अटैक के लिए, तो ये मैनोवर कर सकती है, डायरेक्शन वगैरह कर सकती है चेंज। दुनिया की हर मिसाइल पहले बैलिस्टिक ऐसे चला करती थी, यहाँ से स्पेस में गई और आराम से नीचे आई, एक ही पाथ पे आती है। तो एक ही पाथ पे टारगेट पे लेना बड़ा आसान होता है एंड इंटरसेप्ट करना आसान होता है। लेकिन जब ये बढ़ते क्या, बार बार डायरेक्शन बदलेगी, तो अब टारगेट पे लेना बड़ा मुश्किल है। मिसाइल गोते खाते हुए चलती है एक साथ इधर उधर, तो अब मिसाइल को रोकना बड़ा मुश्किल है। टारगेट पे जाएगी लेकिन क्या सीधे पाथ में नहीं जाने की, इसे कहते हैं MARV। इस टेक्नोलॉजी से युक्त है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल MARV, ठीक। री एंट्री का मतलब क्या होता है, पहले जाती है स्पेस में और फिर एंटर करती है दोबारा से। कहाँ, री एंट्री व्हीकल है। वारहेड 3000 किलोग्राम, कितना कर दिया हमने, डबल, रेंज भी डबल, और वार कैपेसिटी कितनी दी अग्नि 5 की 1500, कितनी करती है 3000 किलोग्राम, 3 टन। तो 3 टन तो महाविनाश है। अब इसका टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है। भारत सरकार ऑन 30 अप्रैल, अभी एक हफ्ते पहले ही 30 अप्रैल 2026, DRDO चेयरमैन समीर वी कामत सेड दैट organization remain fully prepared to proceed for full scale development of अग्नि 6 मिसाइल पेंडिंग ऑन गवर्नमेंट। अब सरकार से अप्रूवल मिलना है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी उसके पास जाएगी, वह अप्रूवल देगी, और तब जाए क्या होगा, बस टेस्ट फायर। तो उससे कब समय उपयुक्त लगे कि हाँ अब इसका टेस्ट करके देखते हैं। अग्नि मिसाइल जिसकी रेंज क्या है, इट इज इंडियाज हाईएस्ट रेंज ICBM। यह है भारत की सबसे लंबी दूरी की, यह है भारत की सबसे लंबी दूरी की सबसे लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, लॉन्गेस्ट रेंज। 17 से बात चल रही थी इसका टेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत कुछ डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। आज आ चुकी है 2026, और शायद अब मई या जून में क्या है इसका टेस्ट। सरकार जब भी इसका अप्रूवल दे, ठीक, और इसके टेस्ट के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। भारत की साख टिकी हुई है कि इसका टेस्ट सफल होगा तो कंट्री के लिए बड़ा अचीवमेंट है। सब कुछ गोपनीय है, अब तक एक फ़ोटो भी बाहर नहीं खामगा, इसीलिए किसी भी पब्लिक साइट पे इसका खामगा फ़ोटो नहीं मिलने का आपको, बस प्रतीकात्मक फ़ोटो मिलेंगे जब तक इसका पहला टेस्ट ना हो जाए जनता के सामने ये नहीं आने की, ठीक। तीन 3000 किलोग्राम और 12,000 किलोमीटर, 4 चरणों की। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बात लिखो। हम तो क्या पढ़ रहे हैं, IGMDP, वो प्रोजेक्ट जिसके माध्यम से हमने अपनी मिसाइलें बनाई। तो यहाँ पे इसके माध्यम से जो हमने मिसाइलें बनाई हैं वो क्या बनाई हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6, अग्नि 7, अग्नि 8, अग्नि 9, अग्नि 10, अग्नि 11, अग्नि 12, अग्नि 13, अग्नि 14, अग्नि 15, अग्नि 16, अग्नि 17, अग्नि 18, अग्नि 19, अग्नि 20, अग्नि 21, अग्नि 22, अग्नि 23, अग्नि 24, अग्नि 25, अग्नि 26, अग्नि 27, अग्नि 28, अग्नि 29, अग्नि 30, अग्नि 31, अग्नि 32, अग्नि 33, अग्नि 34, अग्नि 35, अग्नि 36, अग्नि 37, अग्नि 38, अग्नि 39, अग्नि 40, अग्नि 41, अग्नि 42, अग्नि 43, अग्नि 44, अग्नि 45, अग्नि 46, अग्नि 47, अग्नि 48, अग्नि 49, अग्नि 50, अग्नि 51, अग्नि 52, अग्नि 53, अग्नि 54, अग्नि 55, अग्नि 56, अग्नि 57, अग्नि 58, अग्नि 59, अग्नि 60, अग्नि 61, अग्नि 62, अग्नि 63,
और अग्नि 2 बस। अग्नि 3 का जो बजट था वो 10,000 करोड़ क्रॉस कर गया। जब इतना भयंकर बजट हो गया, इतना तो पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट नहीं है, तो उसे हमने इससे बाहर निकाल दिया। तो अग्नि 3 के बाद की जो मिसाइलें हैं वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप हुई हैं। अग्नि 3, 4, 5 और 6 ये अपने आप में खुद एक प्रोजेक्ट है, इसके अंडर में नहीं है। तो इसलिए एक लाइन है, ध्यान रखना आप, यानी अग्नि 1 और 2 तक के जो मिसाइलें हैं ये भी कैसी मिसाइलें हैं? सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम एंड लॉन्ग रेंज। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? अगली मिसाइल कौन सी है? त्रिशूल। जल्दी में दो ना, कोई खाना मैंने तो खा के रखा होगा, क्योंकि भूखे आदमी पढ़ नहीं सकते, दिमाग में कुछ और चलता रहता है, या कुछ होते हैं मन के मजबूत, वो भूख भाग को मानते ही नहीं। त्रिशूल, त्रिशूल किस प्रकार का होगा? आपके हाथ में त्रिशूल है और उसे किसी के फेंक के मारना है, तो एक अलग तरह की मिसाइल है जिसकी रेंज और वेट अलग तरह से किया गया है। लिखो जरा, त्रिशूल रेंज 9 से 12 किलोमीटर, 9 से 12 किलोमीटर, वार हेड 15 किलोग्राम बस। सरफेस टू एयर मिसाइल, कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली। तो त्रिशूल किसी के फेंक के मारना है, मतलब धरती से एयर में। तो एक स्पेशल मिसाइल बनाई है। क्यों बनानी पड़ी? ऊपर उड़ते हुए टारगेट को क्या बनाना है? निशाना। तो धरती से आप मिसाइल चलाओ और एयर में किसी को मारो। ठीक, ये प्रोजेक्ट इतना सफल नहीं रहा, हमें बाद में बंद करना पड़ा त्रिशूल वाला, और इसके नए वर्जन बनाने पड़े हमें। और फिर एक मिसाइल ने आके सब बदल दिया, और वो कौन सी थी? ब्रह्मोस एंड आकाश, जिसने इन सभी कमियों को दूर करवा दिया। देखो, सरफेस टू एयर मिसाइल अंडर आईजीएमडीपी के अंतर्गत। तिरासी में आईजीएमडीपी के तहत बनाई गई। ठीक, 6 सेकंड में अटैक करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने एक मिसाइल बना रखी थी, उसका नाम था क्या? जिसे कंधे पे रखो और तुरंत चलाओ। ठीक, जो हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सबको अटैक कर सकती है। उस मिसाइल का नाम था स्ट्रिंगर, और उसने वो मिसाइल किसे दी है? आतंकवादियों को। कहाँ पे? अफगानिस्तान में, रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। उन्होंने रूस के दम भर दिए, भयंकर टैंक उड़ा दिए, हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, और बहुत नुकसान उनका हुआ। मिसाइल भी 1-2 नहीं, कितनी दी थी? 2000। कुछ आज तक बची हुई हैं, और वो किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं? यूएस के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक, यानी ऐसा ही हम भी चाह रहे थे बनाना, हाई स्पीड मिसाइल जो दमादम अटैक कर सकती हो एक शॉर्ट रेंज के अंदर, और इतना टारगेट में वजन हो बस 15 किलोग्राम, जो सामने वाले को उड़ा दे बस। तो कोई टारगेट 15 किलोग्राम वजन, इतना ही विस्फोटक में कि कोई हल्का एयरक्राफ्ट या कुछ भी अन्य हो वो इससे मर जाए। ठीक, लेकिन बाद में बंद करना पड़ा और बनाने पड़े हमें इसके नए वर्जन्स। ठीक, क्या यह है? सॉलिड फ्यूल बेस मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल बेस। त्रिशूल पहली कौन थी? सरफेस टू सरफेस। दूसरी भी कौन है? सरफेस टू सरफेस। तीसरी कौन है? सरफेस टू एयर। अगली मिसाइल कौन है? नाग। नाग, नाग मिसाइल स्पेशली डिजाइन है, जिसे कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल, जो एक क्रूज मिसाइल है। ठीक, इससे हमने बनाया किस लिए है? इसे इसलिए बनाया है कि वार जोन में अगर सामने टैंक है तो हम टैंक कर सकते हैं टारगेट।
कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, और ये टैंक की समस्या क्या है, टैंक हर एंगल से मारने पे नहीं फूट सकता, नहीं पटक सकता, उस पे क्या लगी हुई है, कुछ चारों तरफ के क्षेत्र में 1 मीटर तक की स्टील, छोटा मोटा गोला कुछ नहीं बिगाड़ता उसका। तो स्पेशल मिसाइल है जो पहले उस पर मंडराती है और फिर टॉप टू बॉटम अटैक करती है और पूरा टैंक खत्म कर देती है, एक मिसाइल है। तो नाम है क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। और इसका एक हेलीकॉप्टर वर्जन है जिसका नाम क्या है, हेलिना। हेलिना, और किस टेक्नोलॉजी पे है, फायर एंड फॉरगॉट, दागो और भूल जाओ। लिखो नाग मिसाइल। वार हेड, आठ किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम बहुत है। रेंज 500 मीटर से 4 किलोमीटर। दूसरा नाम लिखो हेलिना ध्रुवास्त्र, ध्रुव अस्त्र, एक नया नाम दिया उसे हमने। नाग 500 मीटर से 4 किलोमीटर, हेलिना या ध्रुव अस्त्र 7 से 10 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर। हेलिना के ब्रैकेट में यह नाग का हेलीकॉप्टर संस्करण है। इट इज ए हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग मिसाइल। ये पूरा जो प्रोजेक्ट था वो कौन चला रहे थे, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, और उनके अंडर में क्या बन रही थी, अलग अलग नीड के लिए अलग अलग मिसाइल है। तो नाग भी ऐसी मिसाइल है। देखो इट इज ए एंटी टैंक मिसाइल। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक रोधी मिसाइल है। इट इज ए क्रूज मिसाइल, और एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगॉट। यह दागो और भूल जाओ, यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है। फायर एंड फॉरगॉट। अब इसके अलग अलग वेरिएंट हैं। हेलेना को ने हम हवा से लॉन्च करते हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर है क्या, रुद्र, उससे हमने क्या बनाया है, इससे उसके साथ लगा के हेलिना, एयर से अटैक करने के लिए, स्पेशली टैंक को टारगेट करने के लिए। और इसमें फिर वही बातचीत है कि सामने ऑब्जेक्ट है, टारगेट का फोटो लॉक करती है और उसके पीछे लगी रहती है। वो कितना ही फास्ट मूविंग करे, छोड़ने की नहीं। रेंज बहुत शॉर्ट है, यानी जब दुश्मन आपके सामने हो और आप टारगेट पे एक बार ले लें तो लो फ्लाइंग पाथ करके उसके पीछे पड़ेगी और टॉप टू बॉटम उस पर अटैक करेगी। कौन, नाग और हेलिना। लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। अगर टारगेट लॉक हो चुका है तो बस बात खत्म, अब उसे मारे बिना छोड़ने की नहीं। स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं अलग अलग प्लेटफार्म से, तो हर मिसाइल को रखना पड़ता है अलग रूप में। सर स्पीड कितनी है? स्पीड चेक कर लो। ये एक अलग नाग मिसाइल कैरियर, उसका नाम दिया गया है नामिका। जिस कैरियर के ऊपर रख के चलाते हैं तो वो एक अलग कैरियर है, अलग ही एक ट्रक जैसा सामान है, उसे कहते हैं कैरियर। उसका नाम है नामिका। लिखो नामिका, नाग मिसाइल कैरियर, नाग मिसाइल कैरियर। यह नाग मिसाइल को लॉन्च करने वाला
स्पीड है मार्क 2। ये टेस्ट फ्लाइट फोटो है। स्पेशली टैंक के लिए बनाई है, मार्क 2, अगली पीढ़ी की है नाक की। ठीक, एक करोड़ की एक मिसाइल है। कितने की? 1 करोड़ की एक। खामखा नहीं छोड़ सकते। कितने पैसे भुगते हैं? 1 करोड़। तो टेस्ट वेस्ट करके सब कुछ तैयार रखते हैं, और टेस्ट करने पड़ते हैं बीच में भी। तो टैंक को आदि के लिए स्पेशल मिसाइल कौन सी? नाग मिसाइल, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी कर रही है 2019 से, उपयोग में 2019 के बाद से। ठीक, आगे कौन? आकाश। ठीक, आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल 2009 से सेवा में, इन सर्विस 2009। ब्रैकेट में कोस्ट का एक्स्ट्रा लिखो, आदमी को तो कहीं है नहीं है। 2.5 करोड़ की एक मिसाइल है, 2-4 रुपए का मामला नहीं। ठीक क्या? पेलोड 720 किलोग्राम, रेंज 4.5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर, 4.5 से 25 किलोमीटर। ब्रैकेट में 45 किलोमीटर। अब कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जिन्हें बोलते हैं क्या? बियॉन्ड विजुअल रेंज, उन्हें कहते हैं BVR। यानी जो भी आपको जहाँ तक दिख रहा होगा, अगर वो एक बार टारगेट पे आ गया तो अब आपकी आंखें देखे ना देखे, बियॉन्ड विजुअल रेंज यह क्या करेगी? लक्ष्य पे निशाना लगाएगी। यानी लेटेस्ट वर्जन इसका है आकाश प्राइम। हम सबके इंजन में तब्दीली कर रहे हैं, सबको बना रहे हैं हाई स्पीड। और वो कौन सा इंजन है? स्क्रैम जेट। यानी टेक्नोलॉजी में बदलाव कर रहे हैं ताकि इनकी स्पीड गति बढ़ जाए। सरफेस टू एयर मिसाइल 2009 से सेवा में। ठीक, और डेवलप कौन कर रहा है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। कितनी बना दी अब तक? 15,500। और इस आकाश ने कहाँ कमाल किया? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, बेजोड़ मिसाइल। रैम जेट मोटर के ऊपर है, सॉलिड फ्यूल बेस है, ठोस ईंधन पर आधारित, ठोस ईंधन पर आधारित। अभी कल ही हमारे पास आए हुए थे वियतनाम के राष्ट्रपति, जिन्हें हमने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सब दिया। वियतनाम एक एंटी चाइना कंट्री है, और जो भारत से क्या मांग रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल। कि हमें दिक्कत है, हमें क्या दे दो? ब्रह्मोस मिसाइल। तो हम भी क्या बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान को देने वाला है चीन 6ठी पीढ़ी का या 5वीं पीढ़ी का अपना यान J-35, तो हम भी क्या दे देंगे तुम्हें? तो जो चीन के दुश्मन हैं सबको देने को तैयार बैठे हम, क्या कि जितने बढ़िया बढ़िया मिसाइलें सब ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके खिलाफ इस्तेमाल करना चीन के, तो हमें फ़ायदा होगा और पैसे मिलने वाले हैं। ब्रह्मोस जॉइंट प्रोजेक्ट किसका? इंडिया और रूस का, रशिया का।
तुमने लास्ट चीज़ देखी इसकी खास तौर से, ये टारगेट के पास जाके क्या छोड़ती है, फ्रेगमेंट। एकदम से ऑटो ब्लास्ट होकर सैकड़ों ऑब्जेक्ट निकलते हैं इसके अंदर से। तो ये टारगेट के पास पिन पॉइंट अटैक नहीं करती, टारगेट के पास जाके ऑटो ब्लास्ट करती है और अपने अंदर से निकालती है सैकड़ों ऑब्जेक्ट जो कई से किलोमीटर प्रति घंटा टकराते हैं तुरंत एकदम उससे, और सब कुछ चकनाचूर तुरंत सेकंडों में। यानी लक्ष्य बच नहीं सकता इससे बिल्कुल भी, चाहे कितना ही फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो। ठीक, सेल्फ प्रोपेल्ड लॉन्चर्स, यानी सब कुछ ऑटोमेटिकली करती है अपना। नाग मिसाइल, नया वर्जन हेलिना, और ये कैसी मिसाइल थी, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो क्या है IGMDP प्रोग्राम और उसके तहत हमने कौन कौन सी मिसाइल बनाई हैं, इनकी क्या खासियत है और हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये प्रोग्राम तो 2008 से 10 तक आते आते पूरा हो गया और फिर हमने क्या शुरू कर दिया, अलग से अलग प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट। तो कुछ मिसाइलें हमने इसके बाद बनाई, तो अग्नि 3 के बाद की जो मिसाइलें हैं वो, और अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं क्या, ब्रह्मोस के बारे में, कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। इंडिया क्या मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, मतलब क्या, इंडिया का एयर डिफेंस प्रोग्राम, कि हम किस प्रकार से, और दुनिया के जो फेमस एयर डिफेंस है S-400, आयरन ड्रोम, S-400 है, S-500 है, S-600 है, ये इसके वर्जन है नए नए। ठीक, एक अमेरिका का है थर्ड। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स हैं, इन्हीं में हम भी अपना कर रहे हैं डेवलप पृथ्वी एयर डिफेंस एंड एडवांस एयर डिफेंस, जिनको कम्बाइंडली क्या नाम दिया गया है, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र 2035 तक। तो अगली एक क्लास में क्या पढ़ के आना, देश और दुनिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। कल क्लास किसकी है, सर की लास्ट